माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट्स देखो, माइक्रोस्टेट क्या होती है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे इसको एक सिंपल सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं। जैसे सपोज करो आपसे बोला जाए कि टू पार्टिकल्स को टू बॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। टू पार्टिकल्स मान लो ए एंड बी है, और आपसे बोला जाए कि टू पार्टिकल्स को टू बॉक्स के अंदर कितने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो आप क्या करोगे, ध्यान देना। मैंने क्या बोला कि अगर आपसे बोला जाए कि टू पार्टिकल्स को टू बॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो आप इनको कितने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि ये टू बॉक्स है, ये टू बॉक्स है। अब आपने किया कि एक बार तो ए इसमें डाल दिया और एक बार बी इसमें डाल दिया, एक पॉसिबिलिटी हो गई। आप ऐसे भी क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? यार CSR नेट क्रैक करना है और ऑनलाइन एप्स पे इतने महंगे महंगे कोर्सेज। बस इतनी सी बात की टेंशन। अपने स्मार्टफोन में अभी डाउनलोड कर एजवर क्लासेस ई-लर्निंग ऐप। उस पे हर संडे होता है स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट देकर तू जीत सकता है 6 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ, अलग अलग वैलिडिटी के कोर्सेज एकदम फ्री में, और तू उसे फ्री एक्सेस कर सकता है। और तो और उसपे बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। Shortage of money is not a barrier anymore. Edgecon classes are always here to help you. Download our e-learning app now. कर सकते हो, बी इसमें डाला, ए इसमें डाला, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए एंड बी दोनों आपने इसी में डाल दिया और इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, ये तीसरी पॉसिबिलिटी हो गई। आप ऐसे कर सकते हो कि ए एंड बी आपने केवल इसमें डाल दिया, इसमें कुछ भी नहीं डाला, ये फोर्थ पॉसिबिलिटी हो गई। तो अगर आपसे कहा जाए कि टू पार्टिकल्स को टू बॉक्स के अंदर कितनी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है नॉर्मल कंडीशन में, तो आप कहोगे 4 टाइप से, 4 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ना। यहाँ पर किसी तरह के कोई कंडीशन अपने नहीं रखी, आप सभी पार्टिकल्स को किसी एक बॉक्स में भी डाल सकते हो। लेकिन अलग अलग केसेज बनते हैं जहाँ पर लिमिटेशंस भी लगा देते हैं। लिमिटेशंस का मतलब जैसे ये बोल दे कि एक बॉक्स के अंदर सभी पार्टिकल्स को आप नहीं डाल सकते। जैसे एक बॉक्स के अंदर अगर आप सभी पार्टिकल्स को नहीं डाल सकते तो उस कंडीशन में ये कंडीशन कट जाएगी, ये कट जाएगी। तो कि उस कंडीशन में टू पार्टिकल्स को टू बॉक्स के अंदर केवल 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ए इसमें बढ़ सकते हो, बी इसमें, या फिर बी इसमें, ए इसमें बढ़ सकते हो। केवल पॉसिबिलिटी 2 ही रह जाएगी, तो रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस होती है। तो कुल मिलाकर अगर इस टाइप्स के केस बनते हैं तो उनकी जो स्टडी होती है बेसिकली अपन स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स में करते हैं। किस में करते हैं? स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स में। स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स में इसकी हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर अपन को स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स की भी बात नहीं करनी है। एक बात और समझना कि मैंने कहा कि टू पार्टिकल्स को टू बॉक्स में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पर कितने 4 टाइप्स आए, तो एक्चुअली ये 4 जो हो गई उसको अपन कहते हैं थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4। टू पार्टिकल्स को टू बॉक्स में 4 टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 4 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो इसके लिए जो थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी होगी वो 4 होगी। इसी को अपन कहते हैं 4 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। ध्यान देना, इसी को क्या बोलते हैं? 4 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो अपन यहाँ पर कहेंगे ये जो सिस्टम बना है इस सिस्टम के लिए माइक्रोस्टेट्स कितनी आएगी? इसके लिए माइक्रोस्टेट होगी 4। तो एक्चुअली माइक्रोस्टेट अलग से कुछ भी नहीं होती। माइक्रोस्टेट्स थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटीज के लिए अपन यूज में लेते हैं। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट एक्चुअली थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी कहलाता है। समझ में आ रहा है? अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को ये तो अपन काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कैसे नहीं करते, वो सब कुछ स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट होता है। यहाँ पर अपन को उसकी बात नहीं करनी, लेकिन एक्चुअली लिंक है यहाँ पर किससे? स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स से, इसलिए मैंने उसकी बात यहाँ पर कर ली है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर अपन केवल किसकी बात करेंगे कि ऑर्बिटल्स के अंदर यदि आपको इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करोगे। जैसे एक सिंपल सा केस लेते हैं अपन, यहाँ पर ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। जैसे मान लो P1 कन्फिग्रेशन है, मतलब यहाँ तो अपन ने एक सिंपल सा केस लिया कि पार्टिकल्स को बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कैसे करोगे। इसके लिए कई प्रकार के कंडीशंस बनते हैं, उन सब के बारे में भी बात नहीं करेंगे। उन सबको किस में पढ़ते हैं? स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स में। लेकिन हम इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करेंगे किस पर? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर अप्लाई करोगे, जैसे सपोज करो आपसे कहा गया कि P1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है,
ठीक है ना। अब यहाँ पर केस इस तरह से हो गया कि p का मतलब हो गया 3 ऑर्बिटल्स, p का मतलब हो गया 3 ऑर्बिटल, जैसे px py pz इस तरह से हो गया ना। इनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 0 -1 इस तरह से होता ही नहीं होता। ये p ऑर्बिटल्स हो गया। अब इन p ऑर्बिटल्स के अंदर आपको 1 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितनी प्रकार से कर सकते हो। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, अगर इन p ऑर्बिटल्स के अंदर आपको 1 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितनी प्रकार से कर सकते हो। जितनी प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन को इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो वो इसके लिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी, वही इसकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होगी। समझ में आ रहा है। तो देखो ध्यान देना, अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे कर सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर भर सकते हो, क्लॉकवाइज स्पिन मान लो इसको, क्लॉकवाइज स्पिन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ भर सकते हो क्लॉकवाइज स्पिन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ भर सकते हो क्लॉकवाइज स्पिन के साथ। समझ में आ रहा है ना। आप स्पिन अपोजिट भी कर सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन का आपने यहाँ भरा अपोजिट स्पिन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन का आपने यहाँ पर भरा अपोजिट स्पिन के साथ, फिर इस इलेक्ट्रॉन का आपने यहाँ भरा इस ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ। तो कुल मिलाकर पॉसिबिलिटी कितनी होगी। आप देखो कि 1 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे बढ़ सकते हो, 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 ऐसे बढ़ सकते हो। पॉसिबिलिटी कितनी होगी 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि p ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन को आप 6 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो p1 कन्फिग्रेशन के लिए जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हो गई वो कितने हो गए 6। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स वो हो गई 6। कितने हो गई भाई 6 हो गए। तो मेरे हिसाब से अब थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा होगा कि माइक्रोस्टेट्स एक्चुअली किसके लिए हम यहाँ पर यूज में लेंगे। अब देखो समझना, आप यहाँ पर ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूँ, सपोज करो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मान के चलो जैसे मैंने 3p यहाँ पर इस तरह से केस ले लिया, जैसे 3p केस ले लिया, यहाँ पर 3p फॉर 3p की बात कर ले, 3p1। अब देखो 3p1 की बात करें तो देखो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ये केस यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखो समझना, ध्यान देना, आप किस तरह से यहाँ पर देखोगे समझना। देखो जो आगे आगे लिखा हुआ है ये तो क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो मान के चलो अपन इसी के लिए बात करें, सपोज करो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स अपन बढ़ रहे हैं वो इसमें बढ़ रहे हैं। तो आप समझना, आप इलेक्ट्रॉन तो 3p के अंदर ही भर रहे हो ना। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन चाहे यहाँ भरो, चाहे यहाँ भरो, चाहे यहाँ भरो, चाहे उसकी स्पिन क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, कैसी भी हो, उनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 3 रहेगा। तो कुल मिलाकर सभी केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा। ये होगा नहीं होगा। फिर अपन बात करें जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर, देखो इलेक्ट्रॉन चाहे यहाँ पे px में भरो, py में भरो, pz में भरो, लेकिन भरोगे तो p में ही। और p के लिए l एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब है कि चाहे आप इलेक्ट्रॉन कैसे भी भर दो, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 1 ही आनी है, 1 1 1 1 1। अब बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आ रही है +1, यहाँ पर आ रही है 0, इसके लिए 0, इसके लिए आ गई फिर -1, फिर इसके लिए वापस आ गई +1, हो गई है +1, फिर इसके लिए आ गए 0 और फिर इसके लिए -1। तो यहाँ पर 0 और -1, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो इनको आप +½ मान लो। हालांकि मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका था ये बात कि अपन ने इस तरह से लिख दिया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज स्पिन हो और इसके लिए 1/2 स्पिन क्वांटम नंबर हो। हमने ऐसे लिख दिया तो ये भी फिक्स नहीं कि इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो और स्पिन क्वांटम नंबर के जो वैल्यू -1/2, इनके बीच एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं होता। आप इसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो +1/2 से, -1/2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कंडीशन ये है, अगर इसको आपने +1/2 से रिप्रेजेंट किया तो इसको -1/2 से रिप्रेजेंट करोगे। इसको आपने -1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको आपको +1/2 से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये फिक्स है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है कि इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, समझना आप, ये इसकी वैल्यू देखते हैं अपन, कुल मिलाकर अभी मान लेते हैं। ये तो फिक्स हो गया कि इसके लिए भी +½ मानता हूँ तो इसके लिए -½ मानना पड़ेगा, ये फिक्स हो गया। तो इसके लिए मैं +½ ही मान लेता हूँ, तो इसके लिए +½ यहाँ पर भी +½ स्पिन क्वांटम नंबर, यहाँ पर भी +½ स्पिन क्वांटम नंबर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पर -½ -½ -½ तो -½ -½
माइनस आर। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर भरोगे तो क्वांटम नंबर का एक सेट मिला अपन को, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू +1, s की वैल्यू हाफ। जब इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ भरते हो तब को क्वांटम नंबर का दूसरा सेट मिला, ये दोनों तो सेम है लेकिन ये चेंज हो गया, देखो है ना, ये सेम आ रहा है। फिर इसके लिए क्वांटम नंबर का अलग सेट मिला। इसी तरह से कुल मिलाकर आपने यहाँ पर 6 प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को भरा है, तो क्वांटम नंबर के यहाँ पर कितने सेट मिल गए? 6 सेट। ध्यान देना, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए जो क्वांटम नंबर का एक सेट बनता है वो एक एनर्जी स्टेट को बताता है। ये सबसे छोटा एनर्जी स्टेट होता है कुल मिलाकर, मतलब जो फाइन स्प्लिटिंग पर आपको प्राप्त होता है। इसी को अपन कहते हैं माइक्रोस्टेट। इसी को क्या कहते हैं हम? माइक्रोस्टेट। तो यहाँ पर देखो 6 सेट ऑफ क्वांटम नंबर प्राप्त हुए, किसके लिए? P1 के लिए। प्रत्येक सेट ऑफ क्वांटम नंबर यहाँ पर एक माइक्रोस्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए इसके लिए माइक्रोस्टेट्स कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। यह मैं कह दूँ जितनी माइक्रोस्टेट होगी वो एक्चुअली थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है। तो P1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 6 हो गई। समझ में आ रहा होगा? किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो देखो ध्यान देना, 6 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर, 6 सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है ना, फॉर P1 कन्फिग्रेशन, P1 कन्फिग्रेशन के लिए क्वांटम नंबर के कितने सेट बने? 6। देखो ईच सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, माइक्रोस्टेट। ईच सेट ऑफ क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइक्रोस्टेट को। तो देखो क्वांटम नंबर के कितने सेट बने? 6। प्रत्येक सेट एक माइक्रोस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने हो गए? यहाँ पर 6 हो गए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इक्वल यहाँ पर हो गए 6। समझ में आ रहा है? या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इक्वल यहाँ पर हो गया 6। प्रोबेबिलिटी इक्वल 6। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अगर सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए बात करें तो एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप जितनी प्रकार से लिख सकते हो, उनमें से प्रत्येक टाइप्स एक माइक्रोस्टेट होता है। एक्चुअली माइक्रोस्टेट कुछ भी नहीं होता, जैसे P1 एक एनर्जी लेवल है, इसको P1 से रिप्रेजेंट कर दे। इसके लिए एक टर्म सिंबल बनेगा क्या? 2D। इसके लिए टर्म P है ना, 2P यहाँ पर बन जाएगा। और P के अंदर अपन देखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2P0, 2P1, 2P2 इंक्लूडिंग J वैल्यू। फिर अगर अपन इसकी भी बात करते हैं आगे, ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा? S की वैल्यू तो हाफ हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, 2P है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 2S+1 इक्वल 2 है, तो S इक्वल यहाँ पर हाफ होगा और P इक्वल यहाँ पर 1 होगा। तो कुल मिलाकर क्या होगा? 1/2 और 3/2, 2 वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो सॉरी यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी, 2P 1/2 और 2P 3/2, ये 3/2, ठीक है ना। अब ये जो होता है इनके आगे स्प्लिटिंग होती है 2J+1 के अकॉर्डिंग, तो आगे स्प्लिटिंग होगी तो ये 2 में स्प्लिट होता है। इसके आगे स्प्लिटिंग होगी 2J+1 के अकॉर्डिंग तो 4 में स्प्लिट होगा, इस तरह से। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए? 6। तो कुल मिलाकर जो 2P एनर्जी लेवल, भाई इसका क्या है कि P1 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, इसके लिए टर्म सिंबल क्या बना? 2P। इसका मतलब इसका जो एनर्जी स्टेट बना है उसको अपन 2P से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस एनर्जी लेवल के अंदर 2 सब एनर्जी लेवल होते हैं जिसको रिप्रेजेंट करेंगे 2P हाफ से, 2P 3/2 से। अब एक्चुअली 2P हाफ के अंदर भी 2 अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। इस 2P 3/2 के अंदर 4 अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। आगे बात करेंगे, स्प्लिट करके बताऊंगा मैं आगे आपको, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर इसके अंदर 4 एनर्जी लेवल हो गए और इसके अंदर 2 एनर्जी लेवल हो गए। ये फाइनल स्प्लिटिंग है। अब इनके अंदर आगे कोई एनर्जी लेवल नहीं होंगे, तो ये जो फाइनल स्प्लिटिंग है, सबसे छोटे एनर्जी लेवल्स जो यहाँ पर बने हैं, यही माइक्रोस्टेट कहलाती है।
तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा एनर्जी लेवल कितने बने, 4 और 2 6। तो देखो P1 के लिए 6 ही टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर बन रहे हैं, मतलब इसकी 6 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स यहाँ पर आएगी। मेरे हिसाब से अब किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना? तो कुल मिलाकर समझ में आ गया होगा कि माइक्रोस्टेट से क्या मतलब होता है। एक्चुअली माइक्रोस्टेट जो लास्ट वाले एनर्जी लेवल्स होते हैं, मतलब फाइनल स्प्लिटिंग के बाद जो एनर्जी लेवल्स बनते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्टेट। प्रत्येक माइक्रोस्टेट क्वांटम नंबर के एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे P1 के केस में क्वांटम नंबर के 6 सेट बने, तो माइक्रोस्टेट भी वहाँ पर 6 हो गई, जैसे हमने यहाँ पर अभी बात करी थी। ठीक है ना? तो ये तो केस हो गया भाई माइक्रोस्टेट्स क्या होती है, समझ में आ रहा है। अब अपन को देखना है एक्चुअली माइक्रोस्टेट्स की कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। तो देखो हेडिंग डालना आप, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। आप माइक्रोस्टेट्स की कैलकुलेशन किस प्रकार से करोगे, इसके बारे में करें बात। चलो ठीक है, करते हैं। यहाँ पर भी अलग अलग केस बना देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ले लेते हैं ए, ठीक है ना। देखो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर देखो यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, SN PN DN FN एटसेट्रा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह का केस ले लेते हैं। देखो ध्यान देना, SN PN अब कुछ भी हो सकता है, S1 हो सकता है, S2 हो सकता है, P1 P2 P3 P4 P5 P6 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर हो सकता है ना। बेसिकली अब तक अपन बात करते हैं, लेकिन आगे चाहे तो G H वगैरह काम में ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल यहाँ तक लिख लेता हूँ मैं। चलो FN इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनके लिए आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमें देखना है। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इक्वल m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल, ये यहाँ पर फॉर्मूला होगा। m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान देना, समझना आप, ये एक्चुअली जो यहाँ पर m लिखा है, m का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेट्स। m का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन ये नॉर्मल केस में, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने, ठीक है ना, यहाँ पर एग्जांपल लिया, जैसे सपोज करो हमको टू पार्टिकल्स इन 4 स्टेट्स होते हैं, इन 4 स्टेट, 2 पार्टिकल को 4 स्टेट्स में आपको बढ़ना है। और इनका जो एक वो जिसको अपन काम में लेते हैं एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन है। देखो 2 पार्टिकल्स इन 4 स्टेट्स विद एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन, ठीक है ना। और आपको देखना है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W या माइक्रोस्टेट्स क्या होगी, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, कैसे निकालोगे आप माइक्रोस्टेट्स इक्वल, देखो 2 पार्टिकल्स इन 4 स्टेट कितनी, नंबर ऑफ स्टेट 4 है, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने 2 है, तो n की वैल्यू होगी यहाँ पर 2, तो फैक्टोरियल 2 है ना। और यहाँ पर कितना m कितना है भाई 4, n कितना है 2, तो ये हो गया। तो यहाँ पर होगा 4 × 3 फैक्टोरियल का मतलब यही होता है ना, × 2 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है सही, इंटू यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल आएगा। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल को काट दो, तो 4 × 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 लिखेंगे, तो यहाँ से इसको भी काट दो आप, तो ये होगा 2 × 3 = 6। कितना आ गया यहाँ पर, 6 यहाँ पर आ गया। समझ में आ रहा है ना। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा ये एक बात और समझना, यहाँ पर लिखा ना विद एंटीसिमेट्रिक या फिर अनसिमेट्रिकल वेव फंक्शन, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है कि फर्मियोन के लिए अपन काम में लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, ये लेते हैं अपन फर्मियोन के लिए काम में, है ना, फर्मियोन। अब देखो ध्यान देना, अभी आप इस पर ज़्यादा फोकस मत करना, अभी डिटेल में अपन बात करेंगे भी नहीं यहाँ पर। फर्मियोन क्या होते हैं, बोसोन क्या होते हैं, इस तरह के जो केस होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पर पढ़ते हैं, वो सब थर्मोडाइनमिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स का केस
है ना, वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे नहीं होता। अभी उसके लिए मैं बिल्कुल भी यहाँ पर बात नहीं करूँगा, आपको सिर्फ इसलिए टर्म्स यहाँ पर लिखा दी क्योंकि क्वेश्चन में टर्म दे दी जाती है ना, विद एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शंस, ठीक है ना, या कभी फर्मियन, तो आप समझ सको। बाकी केस पूरा देखा जाए तो आपको अच्छी तरह से डिटेल में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में ही ये मिलेगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ आप याद रखना, डिटेल में जब पढ़ेंगे अपन बात करेंगे तो कहाँ पर करेंगे, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। तो अभी सीधा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि माइक्रोस्टेट्स अगर 2 पार्टिकल्स को 4 स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस कंडीशन में माइक्रोस्टेट कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है ना। कब? विद एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन के केस में, फर्मियन के केस में। समझ में आ रहा है? फर्मियन क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, वो सब कुछ अपन पढ़ते हैं किसमें, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में। अब यहाँ पर देखना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एग्जांपल लिया, यही कॉन्सेप्ट अपन को अप्लाई करना है किस पर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के केस में क्या होता है, यहाँ पर आप ऑर्बिटल्स की बात करते हो नहीं करते। अब देखो ध्यान देना, जैसे अपन ने लिया एस ऑर्बिटल, अब एस ऑर्बिटल मतलब एक स्टेट हो गई, जैसे यहाँ पर 4 स्टेट है ना, तो एस ऑर्बिटल एक स्टेट हो गए। लेकिन एस ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हो आप। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हो, 2। इसका मतलब एक ऑर्बिटल किसके बराबर काम करता है, 2 स्टेट के बराबर। ध्यान देना, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हो, 2। इसका मतलब एक ऑर्बिटल किसके बराबर काम कर रहा है भाई, 2 स्टेट के बराबर ये काम करता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे पी की बात करें, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन प्रत्येक पी ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से बढ़ सकते हो ना, तो इसका मतलब 3p ऑर्बिटल एक्चुअली 6 स्टेट के बराबर काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो नॉर्मल स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये वाला, ये कहाँ पर पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में। जब इसी को हम किस पर अप्लाई करेंगे, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर, तो उस कंडीशन में जो m होगा, नंबर ऑफ स्टेट जो होगा, एक्चुअली वो ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल्स को। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, तो देखो इन केस ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। देखो एम ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल्स को, ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। और जो n है यहाँ पर, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। अब कैसे करते हैं वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में सब कुछ एक्सप्लेन भी किया जाएगा, ठीक है ना। अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे, अभी डायरेक्ट आप ध्यान रखना कि जब ऑर्बिटल्स पर इसको अप्लाई करोगे आप, तो उस कंडीशन में m को नंबर ऑफ स्टेट की जगह ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल मान लेना, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के स्थान पर, आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मान लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी कैसे होता है कैसे नहीं होता, फॉर्मूला किस तरह से मॉडिफाई किया गया, नॉर्मल केस में ये हो गया, ऑर्बिटल के केस में ये हो गया, कैसे हुआ, वो सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स में, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट अब नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल केस में आप डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन दे दिया तो डायरेक्ट आप काम में लो। जब बात की जाए किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऑर्बिटल्स की, तो फिर m और n को आप इस तरह से काम में लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल ले ले, देखो जैसे अपन ने यहाँ पर ले लिया P1। अब P1 के केस की अगर बात करें, माइक्रोस्टेट आपको देखनी, इसमें माइक्रोस्टेट कितनी होगी, तो देखो m ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल, P के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं ना, तो m इक्वल होगा 6। देखो n के नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे भाई, 1 ही होगा, क्योंकि P1 का कैसे 1 होगा। तो चलो माइक्रोस्टेट देखते हैं। देखो m फैक्टोरियल यहाँ पर हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इंटू m माइनस n फैक्टोरियल, m कितना है 6, n कितना है 1, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो कुल मिलाकर माइक्रोस्टेट इक्वल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर हो गया 1 इंटू यहाँ पर हो गया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, कितना आएगा आंसर 6। तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले जब P1 कन्फिग्रेशन की बात करी तो तुमने कहा था कि
p ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन को 6 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6 प्रकार से भर सकते हैं। तो इसके लिए क्वांटम नंबर के 6 सेट हमें मिले, मतलब माइक्रोस्टेट इसके लिए 6 है। और फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी माइक्रोस्टेट की संख्या कितने आ गई, यहाँ पर भी माइक्रोस्टेट की संख्या 6 ही आ गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। तो फॉर्मूले को अप्लाई करने पर भी यहाँ पर माइक्रोस्टेट की संख्या कितने आ गई भाई, यहाँ पर माइक्रोस्टेट की संख्या 6 आ गई। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट अब यहाँ पर नहीं होगा, सबके क्लियर हो गया होगा किस फॉर्मूले को आप किस प्रकार से अप्लाई करोगे। समझ में आ रहा है। अब देखो P1 के केस में माइक्रोस्टेट अपन ने देख ली कितने आ गए 6। अब देखो P2 का केस लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिया P2 के केस में डायरेक्ट माइक्रोस्टेट लिख दे। माइक्रोस्टेट देखो m तो क्या हो गया ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल, तो m के स्थान पे तो लिखो p है ना यहाँ पर, तो 6 हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। माइक्रोस्टेट इक्वल m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल। तो m के ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल तो यहाँ पर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखो p ऑर्बिटल्स में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आप भरोगे 1 2 तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 ही आएगा, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और m माइनस n, m कितना है 6, n कितना है 2, तो 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना हो गया भाई, देखो 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिख दूँ अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, यहाँ पर 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को काट दो तो बचा क्या है 6 इंटू 5, इस 2 से इसको काटो 3 इंटू 5 इक्वल 15। तो कुल मिलाकर यहाँ पर माइक्रोस्टेट कितने आ जाएगी, यहाँ पर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ जाएगी 15। कितने आ जाएगी भाई 15 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स यहाँ पर आ जाएगी ये। अब देखो इसी तरह से अपन बात करें जैसे P3 कन्फिग्रेशन ले लो। P3 कन्फिग्रेशन के केस में माइक्रोस्टेट्स कितने होंगे, तो यहाँ पर देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3 1 2 3 बरो 1 2 3। p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया ना, तो यहाँ पर हो गया 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो इंटू यहाँ पर देखो 6 माइनस 3 मतलब 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख दो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिख दो। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को काट दो, 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से काट दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब इसकी अगर बात करें देखो इसको अलग से सोल्व कर दो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो इससे इसको काटो 2, इससे इसको काटो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20। तो यहाँ पर माइक्रोस्टेट कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पर 20 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट यहाँ पर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 20 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट जैसे अपन ने बात करें P4 कन्फिग्रेशन, इसके लिए माइक्रोस्टेट देखो एक बार मैं P1 P2 P3 P4 P5 P6 सभी के बताऊंगा, उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो देखो P4 की बात करें, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 भरोगे ना। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल तो 6 ही होगा, तो 6 फैक्टोरियल। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर m 6 हो ही गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो ही गया, तो ये हो गया। तो कुल मिलाकर इसके केस में देखो, इसके केस में m की वैल्यू तो ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल 6 हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, ठीक है। अब देखो ये और ये सेम आ रहा है, देखो 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो कुल मिलाकर P2 के लिए कितने आ रहे थे माइक्रोस्टेट 15, तो इसके लिए भी कितने आएगी माइक्रोस्टेट 15 आएगी, क्योंकि सेम ही तो आ रहा है, तो कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है ही नहीं। समझ में आ रहा है। और भी केस यहाँ पर देखते हैं, जैसे सपोज कर अपन बात करें P5 कन्फिग्रेशन की, इधर लिख दो P5 कन्फिग्रेशन। अब P5 कन्फिग्रेशन के केस में माइक्रोस्टेट कितने होंगे, चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो 5 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर बनने 1 2 3 4 5, तो ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल m की वैल्यू तो हो गई 6 और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन केवल 1 हो गया, ठीक है ना। तो माइक्रोस्टेट कितनी होगी, माइक्रोस्टेट देख लेते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर 1 फैक्टोरियल और 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो ये वैल्यू यही है, देखो P1 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है 1 2 3 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है 6 P1 के केस में आ रहा है ना। यहाँ पर देखो m ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल 6, n अनपेड इलेक्ट्रॉन
1, तो देखो 6 1 सेम आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर जब इसको भी आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पर आएगी 6। तो कुल मिला के देखो P1 के केस में माइक्रोस्टेट कितनी है, 6 है। P2 के केस में P5 के केस में माइक्रोस्टेट कितने आ रही है, 6 आ रही है। अब देखो एक केस और बना लेते हैं, P6 के केस में माइक्रोस्टेट कितनी होगी, देखो m टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल 6 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे ना तो फुल फिल्ड हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर देखो आप क्या होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो 0 फैक्टोरियल इनटू यहाँ पर हो जाएगा देखो 6 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर कुल मिला के 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, ध्यान देना 0 फैक्टोरियल इक्वल 0 नहीं होता, 0 फैक्टोरियल इक्वल 1 होता है। ध्यान देना 0 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 6 माइनस 0 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा 1, यहाँ पर ये होगा। अब देखो ध्यान देना, समझना यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखो P1 इक्वल P2, इन दोनों P1 इक्वल P5, देखो P1 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, P5 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, और दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम आ रही है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो माइक्रोस्टेट भी सेम आ रही है, यहाँ पर भी माइक्रोस्टेट 6 है, P5 पे भी माइक्रोस्टेट 6 है, दोनों में माइक्रोस्टेट्स कितने आ रही है, 6 आ रही है, माइक्रोस्टेट्स या 6 आ रही है। फिर बात करें P2 और P4, P4 देखो P2 के अंदर देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, P2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, और P4 के अंदर देखो P4 में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 2, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ रहा है, तो माइक्रोस्टेट देखो P2 में कितना आ रहा है, 15, P4 में कितना आ रहा है, 15, तो यहाँ पर भी माइक्रोस्टेट कितनी आ रही है, 15 आ रही है। फिर P3 तो अलग ही हो गया केस, P3 के अंदर माइक्रोस्टेट कितने है, माइक्रोस्टेट यहाँ पर आई 20, यहाँ पर माइक्रोस्टेट 20, और P6 फुल फिल्ड हो गया, माइक्रोस्टेट यहाँ पर आई 1। तो देखो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई हो आपके कि अगर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो तो माइक्रोस्टेट की संख्या देखो सबसे ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के केस में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमेशा सबसे ज़्यादा आती है। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहे कोई सा भी ले लो, चाहे S2 ले लो, P6 ले लो, D10 ले लो, F14 ले लो, कुछ भी ले लो, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के केस में माइक्रोस्टेट ऑलवेज 1 आती है। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के केस में माइक्रोस्टेट मैक्सिमम आती है। अब मैक्सिमम का मतलब 20 नहीं है, P3 के केस में 20 है, लेकिन D5 लोगे तो और ज़्यादा आएगी, वहाँ पर 252 252 आती है, ठीक है ना। इसी तरह F7 में और ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। तो अभी उसकी बात नहीं करें अपन फिलहाल। ध्यान देना हाफ फील्ड में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑलवेज मैक्सिमम होती है, फुली फील्ड में तो हमेशा फिक्स है 1 ही आएगी। और अगर किसी पर्टिकुलर सबसेल हो गया, PP हो सकता है या फिर DD हो सकता है, APF हो सकता है, किसी पर्टिकुलर सबसेल में यदि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं तो माइक्रोस्टेट भी सेम होते हैं। जैसे P1 और P5 में अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, दोनों के अंदर माइक्रोस्टेट 6 आएगी। P2 और P4 में अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, तो दोनों के लिए माइक्रोस्टेट की संख्या 15 ही आएगी। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट अब यहाँ पर नहीं होगा। ये क्लियर समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है कि यहाँ पर नहीं है ना। तो हमेशा एक बात ध्यान देना, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए माइक्रोस्टेट्स ऑलवेज 1 होगा। तो देखो इंपॉर्टेंट कर लिखना, देखो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, अब आप कैलकुलेशन आपको पता चली गई है कैसे करना है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इक्वल 1 ऑलवेज। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमेशा 1 होते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप लिया S2, P6, D10, F14 एटसेट्रा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए माइक्रोस्टेट हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। फिर नेक्स्ट केस हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए देखो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
इक्वल मैक्सिमम होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं अलग अलग में, अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये पर्टिकुलर इतनी है, अलग अलग के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे S1 में अलग होगी, P3 में अलग होगी, D5 में अलग होगी, F7 में अलग होगी, तो यहाँ पर होगी मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स in a particular cell, in a particular subcell, ठीक है ना। इफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर सबसेल, तो देखो यहाँ पर कर दिया अपन ने सेम, तो सेम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होगी, सेम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान देना, इफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर सबसेल, अगर पर्टिकुलर सबसेल में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। जैसे यहाँ पर अपने एग्जांपल लिखा P1 एंड P5, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों में कितना है भाई, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों में यहाँ पर 1 है, तो माइक्रोस्टेट दोनों के लिए ही कितनी होगी, 6 है। इसकी भी 6, इसकी भी 6, अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है, माइक्रोस्टेट सेम हो गई। इसी तरह से P2 एंड P4, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दोनों के लिए 2 है, माइक्रोस्टेट दोनों के लिए 15 यहाँ पर होगी। समझ में आ गया होगा। बाकी अपन ने P3 की 20, P6 की 1 यहाँ पर लिख रखी है। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब देखो d ऑर्बिटल्स का भी केस यहाँ पर अपन ले सकते हैं, dn कॉन्फ़िगरेशन का भी केस यहाँ पर ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट कुल मिलाकर क्लियर होना चाहिए, केस कितने भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, जैसे D1 एंड D9, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 होगा, D1 में 1 है, D9 में भी 1 होगा। बना के बताओ, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, D1 में तो 1 समझ ही गए होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है, माइक्रोस्टेट देखोगे तो यहाँ पर 10 आएगी। कैलकुलेशन समझ आपको बताई दी कैसे करना है, ठीक है। देखो D2 एंड D8, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होगा, इसमें माइक्रोस्टेट की जब आप कैलकुलेशन करोगे तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट यहाँ पर 45 आएगी। कितने आएगी? 45 आएगी। फिर D3 एंड D7, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों केस में 3 होंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 दोनों केस में होंगे, तो दोनों के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट भी सेम होगी। यहाँ पर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होगी 120। कितनी होगी? 120। फिर नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस D4 एंड D6 ले लिया, दोनों ही केस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। कितने होंगे? दोनों ही केस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, तो यहाँ पर दोनों ही केस में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 210 होगी। कितनी होगी? 210। कितनी बढ़ गई भाई? फिर D5 की बात करें, D5 एक ही केस होगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 250, हाफ फिल्ड हो गया ना। देखो सबसे ज़्यादा आ रही है 252, सबसे ज़्यादा है। और D10 फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमेशा 1 होती, चाहे S2 हो, P6 हो, D10 हो, चाहे F14 हो। फुली फील्ड के लिए माइक्रोस्टेट हमेशा कितनी होगी? 1 ही होगी। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देखो एक के कैलकुलेशन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसको मान लेते हैं D2 एंड D8 को। जैसे D2 की बात करें, D2 की बात करें, देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 है, तो n की वैल्यू 2 हो गई। m के ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल, तो d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल हो गया 10, ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल हो गया 10। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात करते हैं माइक्रोस्टेट। देखो m फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, m माइनस n फैक्टोरियल मतलब 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, करके देखे आगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 को ऐसे लिख दो 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल को काट दो, 10 से इसको काटोगे 2 टाइम्स 2 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा D2 यहाँ पर 2 से काटोगे ना इसको 5 टाइम्स, 5 इंटू 9 इक्वल हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा? 45। 5 इंटू 9 इक्वल कितना हो जाएगा? 45 यहाँ पर हो जाएगा। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट D2 के लिए कितनी हो गई? 45 आई नहीं है। अब चलो D8 के लिए देख लेते हैं। D8 देखो, D8 में इलेक्ट्रॉन्स भरो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5
6 7 8। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n की वैल्यू हो गई 2। m टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल 10 है सही, n और m दोनों सेम आ गए ना, तो माइक्रोस्टेट भी तो भाई सेम ही होगी। कैलकुलेशन करो मत करो, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, माइक्रोस्टेट होगी 45। मेरे हिसाब से अब बहुत कुछ यहाँ पर आपके क्लियर हो गया होगा, किस तरह के केस को आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे, समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। तो देखो अब क्लियर हो गया होगा कैसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। किसी को कोई डाउट है क्या भाई, नहीं ना, समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आपको इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है SN PN है ना, DN FN, तो मेरे हिसाब से देख सकते हो आप माइक्रोस्टेट की कैलकुलेशन कर सकते हो। फर्स्ट केस क्लियर है। अब देखो केस सेकंड B बनाते हैं यहाँ पर B। तो एक तो केस जो अपन ने किया है उस तरह का क्वेश्चन हो सकते हैं, आपसे डायरेक्ट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पूछे जा सकते हैं इस तरह के केस में। और केस कौन सा यहाँ पर बन सकता है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, देखो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर जैसे इस तरह से कर दे अपन ने PN DN, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हो SN PN, ठीक है, इस तरह से SN PN DN एटसेट्रा। टाइप्स ऑफ कन्फिग्रेशन कितने भी ले सकते हो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। एक बार समझ में आना चाहिए, चाहिए n की वैल्यू सेम हो, जरूरी नहीं है ये सेम या डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकते है डिफरेंट भी हो सकती है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना, एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे इस केस में आप क्या करोगे, जैसे अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जाम्पल PN DN कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके लिए माइक्रोस्टेट आपको देखनी है तो कैसे करोगे, देखो माइक्रोस्टेट फॉर PN कॉन्फ़िगरेशन इनटू माइक्रोस्टेट्स फॉर DN कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे केस में आपको क्या करना है कि एक इसके लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकाल लो, इसके लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकाल लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इस केस में एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन ने लिया P1 D1 कॉन्फ़िगरेशन माइक्रोस्टेट। देखो इसके लिए माइक्रोस्टेट कितने हो गए भाई, P1 के लिए अब मैं देखे थे 6 इनटू D1 के केस में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने होते हैं 10 होते हैं, टोटल कितने होगी 60। इसका मतलब P1 D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने होगी 60 होगी। अलग अलग कैलकुलेशन कर लो, P1 के लिए कैलकुलेशन कर लो, D1 के लिए कैलकुलेशन कर लो। P1 D1 के लिए कैलकुलेशन करोगे, कैसे करोगे, फॉर्मूला जैसे P1 के लिए देखना है कैसे, माइक्रोस्टेट इक्वल टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल 6 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 फैक्टोरियल, m माइनस n मतलब 6 माइनस 1, ठीक है ना, फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। इस तरह से इसी तरह से D1 के लिए कैलकुलेशन कर लो, कैसे करोगे, D1 के लिए ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल 10 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 फैक्टोरियल और 10 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी सोल्व करोगे तो 10 आ जाएगा। इस तरह से आपको सोल्व करना है। यहाँ पर इसके लिए आ गया 6, इसके लिए आ गया 10, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। और अभी केस देख सकते हैं, जैसे सपोज करो हमने लेते हैं P2 D2। अब देखो यहाँ पर सेम या डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है 2 इस तरह से ही हो कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट वाला भी मैं आपको लेकर बता दूंगा केस, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोस्टेट इसके लिए देखनी है, देखो P2 के लिए कितनी 15 माइक्रोस्टेट, D2 के लिए कितनी 45 माइक्रोस्टेट, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई। 15 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 5 75, ठीक है, 15 इंटू 4 60 67, यहाँ पर हो जाएगा 675। ये इतने माइक्रोस्टेट यहाँ पर हो जाएगी। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब देखो ध्यान देना, समझना, यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान देना, समझना, समझ में आ रहा है नहीं यहाँ तक। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट केस हमने ले लिया, सपोज करो हमने यहाँ पर ले लिया जैसे P2 D3 कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी ले सकते हो, कुछ ज़रूरी तो नहीं यही हो। हम दूसरा ले लेता हूँ, चलो यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे मैं P3 D2 कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए माइक्रोस्टेट देखनी है। अब देखो P3 माइक्रोस्टेट आपको देखनी है, तो P3 के लिए तो 20 है, इनटू D2 के लिए 45 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 9
90 और यहाँ पर 0, तो माइक्रोस्टेट कितनी होगी 900, यहाँ पर 900 माइक्रोस्टेट हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो इस तरह का केस आ गया, वहाँ भी देख लो भाई क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन कितने भी कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो S1 P3 S1 P3 D1 कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए माइक्रोस्टेट आपको देखने। माइक्रोस्टेट S1 की कितनी हो गई भाई, S1 की निकाल लो कितनी होगी, निकाल के देखें। प्राइस ऑफ ऑर्बिटल इसके लिए 2 फैक्टोरियल अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 फैक्टोरियल, फिर m कितना हो गया 2, n कितना हो गया 1, तो 2 - 1 फैक्टोरियल, तो कुल मिला के 2 × 1 अपॉन 1 × 1, तो कुल मिला के 2 कितनी होगी माइक्रोस्टेट 2, तो इसके लिए 2 हो गए। P3 के लिए 20 निकाल ही रखी, D1 के लिए कितने हो गए 10 हो गए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना हो गया 2 × 10 40, 40 × 2 × 20 40, 40 × 10 400, कितने माइक्रोस्टेट होगी इसकी 400 माइक्रोस्टेट होगी। ध्यान देना कितने हो गई 400 माइक्रोस्टेट्स। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा किस तरह के केस आपको दे रखे हो तो माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालोगे, और ये भी फिक्स हो गया होगा कि यहाँ पर n सेम हो, जरूरी नहीं है सेम या डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर डिफरेंट ले रखा है, यहाँ पर डिफरेंट ले रखा है, यहाँ पर सेम ले रखा है, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया होगा कैसे निकालोगे। और केस देखते हैं माइक्रोस्टेट के क्वेश्चन और किस प्रकार से यहाँ पर बनेंगे। देखो नेक्स्ट सी पॉइंट लेकर देखते हैं। देखो ध्यान देना, माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर टर्म, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर टर्म। देखो किसी टर्म के लिए माइक्रोस्टेट्स की संख्या आपको देखनी, किस प्रकार से देखोगे, किसी टर्म के लिए माइक्रोस्टेट की संख्या किस प्रकार से देखोगे, करे सोल्व। चलो देखो, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर टर्म, माइक्रोस्टेट्स इक्वल 2s+1, ठीक है 2l+1। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, दो तरह के केस की बात करेंगे अपन। यहाँ पर दो तरह के केस बना लेते हैं। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर टर्म, इसमें दो केस बना लेता हूँ मैं। एक तो बना लेता हूँ फॉर एक्सक्लूडिंग जे वैल्यू। देखो फॉर एक्सक्लूडिंग जे वैल्यू, दो केस कर देते हैं इसमें अपन एक्सक्लूडिंग जे वैल्यू। देखो एग्जाम्पल, जैसे ये हो गया 2s+1 और ये, इसमें जे आपने यहाँ पर नहीं लिखा, बिना जे के अगर माइक्रोस्टेट देखोगे तो कैसे देखोगे, ये फॉर्मूला है माइक्रोस्टेट्स इक्वल 2s+1 2l+1, इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो, इसके बेसिस पर यहाँ पर माइक्रोस्टेट निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है ना। एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया, सपोज करो यहाँ पर ले लिया आपने 3f ऑर्बिटल, 3f टर्म। अब इसमें माइक्रोस्टेट देखनी है। देखो ध्यान देना, माइक्रोस्टेट्स इक्वल, एक बात समझना, जो ऊपर ये 3 लिखा है ना, ये 3 स्पिन मल्टीप्लिसिटी की तो वैल्यू ही है, मतलब ये पूरा का पूरा 2s+1 की वैल्यू है। आप यहाँ पर पहले तो क्या निकालो s, फिर 2s+1 निकालोगे, क्या फायदा है, क्योंकि अपन को पता है ये ऊपर जो लिखा है सीधा सीधा 2s+1 की वैल्यू है, तो डायरेक्ट यहाँ पर माइक्रोस्टेट में 3 लिख दो आप, 2s+1 के स्थान पर सीधा 3 आ जाएगा। l की वैल्यू, क्योंकि f है, f के लिए l = 3 होता है, तो यहाँ पर लिखो 2 × 3 + 1, तो 2 × 3 6, 6 + 1 7, तो 3 × 7 = 21। इसमें कितने माइक्रोस्टेट बनेगी 21 बनेगी। आप चाहो तो अब कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ पर अपने डायरेक्ट 3 कैसे लिख दिया, क्योंकि 2s+1 की वैल्यू होती है। आप चाहो तो s निकाल लो, क्योंकि अपन को पता है 2s+1 = 3 है, तो 2s = 2 होगा, तो s = 1 होगा। अब क्या फायदा है कि s की वैल्यू लिख लिया आपने, तो क्या करोगे 2 × 1, s की वैल्यू 1 हो गई, 2 × 1 + 1 वापस 3 आएगा, जिससे क्या फायदा है, डायरेक्ट आप वैल्यू रख दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो किसी भी टर्म के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट एक्सक्लूडिंग जे वैल्यू। अभी आपने जे वैल्यू काम में नहीं लिए। अब दूसरा केस यहाँ पर बनता है, देखो फॉर इंक्लूडिंग जे वैल्यू, अगर जे वैल्यू भी इंक्लूड करो तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे निकालोगे, तो बी केस यहाँ पर बनाते हैं फॉर इंक्लूडिंग जे वैल्यूज, ठीक है ना। अगर जे वैल्यू भी आप इंक्लूड करते हो तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आप कैसे बनाओगे, जे वैल्यू भी इंक्लूड करते हो तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आप कैसे बनाओगे, इसके बारे में बात करें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, चलो करके देखिए यहाँ पर, देखिए चलो करके देखते हैं कैसे करोगे। देखो यहाँ पर केस हो गया जो है 2s+1
2s+1 एल जे। अब जे भी है यहाँ पर, जे भी है इंक्लूडिंग जे वैल्यू, तो माइक्रोस्टेट्स इक्वल यहाँ पर होगी 2j+1। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने होगी 2j+1। एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इसके केस में एस कितना आ रहा था 1 आ रहा था, और एल कितना यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर जे की अगर बात करें तो 3 - 1 2 और 3 + 1 4 2 3 4। मतलब यहाँ से मैं एक केस बना लेता हूँ अलग से। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिया 3f2, यहाँ पर ले लिया 3f2, जे वैल्यू निकाल के रख दिया मैंने, यहाँ पर लिख लिया 3f2। इसके लिए माइक्रोस्टेट आपको देखनी है, तो माइक्रोस्टेट कितनी होगी, माइक्रोस्टेट यहाँ पर होगी कितनी 2j+1, क्योंकि जे आ गया ना यहाँ तो 2j+1, जे की वैल्यू कितनी 2 है, तो 2 × 2 + 1 इक्वल यहाँ पर हो गया 5। जैसे नेक्स्ट केस 3f3 ले लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइक्रोस्टेट इक्वल 2j+1, तो यहाँ पर 3 × 3 2j+1 2 × 3 आ जाएगा, 2 × 3 + 1 2 × 3 6 + 1 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा। जैसे 3f4 यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर माइक्रोस्टेट कितनी होगी, अब जे की जगह 4 आएगा तो 2 × 4 + 1 9 होगा। तो देखो यहाँ पर टोटल माइक्रोस्टेट देखो 3f की टोटल माइक्रोस्टेट कितनी आ रही थी 21 आ रही थी, नहीं आ रही 3f की टोटल माइक्रोस्टेट कितने आ रहे थे 21। जब हमने 3f से अलग अलग टर्म बनाई तो अपन को पता है 3f के लिए जे की 3 वैल्यूज आएगी, कौन कौन से 2 3 4, तो इसके लिए 3 टर्म हो गया 3f2 3f3 3f4। 3f से 3 टर्म्स यहाँ पर बना दे 3f2 3f3 3f4। तो देखो इसके लिए माइक्रोस्टेट 5, इसके लिए 7, इसके लिए 9, कितने हो गए 9 + 7 16 16 + 5 21। तो कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने होगी, इन सबको जोड़ दो 21। और 3f के लिए डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने आ रही है 21। तो 3f से डायरेक्ट आप ऐसे निकाल लो एक्सक्लूडिंग जे वैल्यू। इंक्लूडिंग जे वैल्यू की बात करोगे तो माइक्रोस्टेट आप फिर 2j+1 के अकॉर्डिंग निकालोगे। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा किसी टर्म के लिए आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे निकालनी है, चाहे एक्सक्लूडिंग जे वैल्यू हो चाहे इंक्लूडिंग जे वैल्यू हो। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आप किसी भी टर्म के लिए बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं समझ में आ रहा है? देखो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन और समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान देना, आप समझना। इसी केस में कंटिन्यू चल रहा है इसी में। देखो जैसे बना लिया D2 कन्फिग्रेशन, D2 कन्फिग्रेशन के लिए माइक्रोस्टेट्स कितनी आ रही थी, हमने डायरेक्ट निकला फैक्टोरियल mi n फैक्टोरियल m - n फैक्टोरियल। इसके बेसिस पर जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर होगा 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 - 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा 45। तो कुल मिला के D2 के लिए जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो कितनी है 45। और इसके लिए जो टर्म सिंबल है वो कौन कौन सी टर्म सिंबल टेबल बनाए, पूरी टेबल बनाओ। एल मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, एस मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, उसके बेसिस पे टेबल बनाओ। टेबल बना के जितनी भी टर्म्स है उनको निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो ना। तो देखो D2 के लिए जो टर्म सिंबल्स है वो कौन कौन से है टर्म सिंबल्स, देखो यहाँ पर 3f 3p 3p, ठीक है ना, 1g 1d 1s, इसके लिए टर्म सिंबल है। टेबल बता रखा है, पूरा सिखा रखा है कि कैसे निकालते हैं। अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, पर आप चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो, तरीका आपको बता ही रखा है। समझ में आ रहा है? तो ये इसके लिए टर्म सिंबल्स हो गया। अब देखो ध्यान देना, अगर मैं बात करूँ 3f के केस में माइक्रोस्टेट कितनी होगी, वही 2s+1 2l+1। तो माइक्रोस्टेट डायरेक्टली लिख दो, माइक्रोस्टेट इक्वल कितने हो गए यहाँ पर, माइक्रोस्टेट इक्वल होगी 2s+1 के स्थान पे तो 3 आ जाएगी, इंटू एल की वैल्यू कितनी, एल की वैल्यू एफ के लिए 3 होगी, तो यहाँ पर 2 × 3 + 1 मतलब 7 हो जाएगी 21, क्योंकि एल इक्वल यहाँ पर 3 होगा। समझ में आ रहा है? फिर बात करें 3p, देखो 3p के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होगी, 3p के लिए हो गया यहाँ पर 2s+1 के स्थान पे 3 आएगा, और p के लिए l इक्वल कितना होगा, l इक्वल 1 होगा, तो यहाँ पर होगा 2 × 1 + 1 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो माइक्रोस्टेट यहाँ पर कितनी होगी, माइक्रोस्टेट डायरेक्टली लिख दो 3 माइक्रोस्टेट्स इक्वल 3 ×
और 2 इंटू एल की वैल्यू 1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, +1 पूरा ही लिख देता हूँ इक्वल 9। फिर हम बात करें 1G के केस में माइक्रोस्टेट कितनी होगी, देखो 2s + 1 तो 1 हो गया, इंटू G के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, G के लिए एल की वैल्यू होगी 4, 0 SPDFG 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर होगा 2 इंटू 4 +1, तो यहाँ पर हो गया कितना भाई, 2 इंटू 4 8, 8 + 1 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 9 हो जाएगा। पी के केस में एल इक्वल 1 है ना, 3 इंटू 3, ठीक है 9 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट कौन सा है, 1D के केस में माइक्रोस्टेट देखो 1 इंटू एल की वैल्यू कितनी डी के लिए, एल इक्वल यहाँ पर 2 है, ए या नहीं है, तो यहाँ पर होगा 2 इंटू 2 + 1 = 5। फिर बात करें अपन 1S की, 1S यहाँ पर माइक्रोस्टेट देखते हैं, 1 इंटू एस के लिए एल की वैल्यू 0 है, तो 2 इंटू 0 + 1 इक्वल यहाँ पर हो गया 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। अब देखो कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इन टर्म्स के लिए, तो माइक्रोस्टेट की संख्या इतनी इतनी आती है, ये तो देखो टोटल माइक्रोस्टेट कितने की, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इक्वल कितने होगी, जोड़ के देखो 21 + 9 + 9 + 5 + 1, जोड़ के देखते हैं 21 + 9 30, 30 + 9 39, 39 + 5 44, 44 + 1 45, टोटल कितना गया 45। ये तो करने का सीधा सीधा मतलब है कि जो D2 कन्फिग्रेशन है, D2 कन्फिग्रेशन में एक्चुअली इतने एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट है, और इन एनर्जी लेवल में जैसे 3F जो एनर्जी लेवल बनेगा, इसके अंदर 21 एनर्जी लेवल है, छोटे छोटे एनर्जी लेवल, ठीक है ना। इसके अंदर फाइनली 9 एनर्जी लेवल बन रहे हैं, इसके अंदर 9 है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 1 है, ये माइक्रोस्टेट है, लास्ट एनर्जी लेवल है। लेकिन ध्यान देना अगर मैं 3F की बात करूं तो यहाँ पर J वैल्यू भी है, तो 3F डायरेक्ट 21 में स्प्लिट नहीं होगा, 3F पहले छोटे एनर्जी लेवल में टूटेगा, फिर वो अलग से छोटे एनर्जी लेवल में टूटेगा, जो लास्ट में होगा 21। चलो एक को देखते हैं, या तो समझ में आ गया होगा D2 के लिए डायरेक्ट माइक्रोस्टेट देखोगे तो कितने होगी 45। D2 को आप पहले टर्म निकाल लो, फिर इन टर्म से जब माइक्रोस्टेट्स आप निकालोगे तो उनका सम भी कितना आएगा 45 ही आएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे 3F के लिए 21 आ रहा है, तो 3F के लिए जो 21 होगा वो इंक्लूडिंग J वैल्यू भी 21 ही आएगा। देखो इसको ऐसे समझना, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन आपको यहाँ पर करता हूँ। जैसे 3F समझ में आ रहा है। अब 3F की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, देखो 3F की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 2s + 1 इक्वल, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 2s + 1 = 3 हो रहा है, तो s इक्वल यहाँ पर 1 आ जाएगा। l की वैल्यू इसके लिए f के लिए 3 है इसे, तो कुल मिला के j की वैल्यू l - s, तो 3 - 1 2, l + s 3 + 1 = 4, तो 2 2 4 मतलब 4 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इससे जो यहाँ पर बनाओ क्या होगा 3F से यहाँ पर क्या बनेगा 3 टर्म्स बनेगी, कौन कौन सी, एक तो 3F2 3F3 और 3F4 ये यहाँ पर बनेगी, ठीक है ना। अब ये इंक्लूडिंग J वैल्यू होगी ना, देखो इसके लिए तो माइक्रोस्टेट कितनी आ रही है 21, तो करने का मतलब इससे जो इंक्लूडिंग J वैल्यू टर्म बनी है इन सभी के माइक्रोस्टेट का सम भी 21 ही आना चाहिए। करके देखें, चलो करके देखते हैं। देखो 3F2 माइक्रोस्टेट देखनी है, माइक्रोस्टेट इक्वल 2J + 1 यहाँ पर अप्लाई करोगे, J की वैल्यू कितनी 2 है, तो यहाँ पर 2 × 2 + 1 = 5 ये होगा। समझ में आ रहा है। फिर 3F3 की बात करेंगे तो माइक्रोस्टेट्स इक्वल यहाँ पर 2J + 1, J की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, J की वैल्यू 3 है तो 2 × 3 + 1 इक्वल कितना हो गया 7 हो गया। फिर इसके बात करें 3F4 तो यहाँ पर क्या होगा माइक्रोस्टेट्स इक्वल, देखो 2 × 4 + 1 = 9 यहाँ पर होगा नहीं होगा। तो देखो टोटल कितना हो गया, टोटल माइक्रोस्टेट्स फॉर 3F कितना हो गया भाई, जोड़ के देखो 3F के लिए 5 + 7 + 9, तो यहाँ पर 5 + 7 + 9 जोड़ोगे तो कितना होगा, जोड़ोगे तो यहाँ पर होगा 21।
आ रहा ही नहीं आ रहा? तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट अब मेरे हिसाब से आपके सबके समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो तरीका कुल मिलाकर ये है, इस तरह से चलो आप, जैसे D2 के अंदर जो D2 का एनर्जी लेवल बनेगा, एक्चुअली उसके अंदर कौन कौन से एनर्जी लेवल होंगे? उसके अंदर होंगे 3F 3P 1G 1D, ठीक है ना, और 1S ये यहाँ पर होगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखो 3F की अगर बात करें तो 3F के अंदर यहाँ पर कितने बने? यहाँ पर बने 3F2 अभी निकाला है, 3F3 और 3F4। इसमें देख लो, इसमें S की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर नीचे करके बता दो। S की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, P की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, L की वैल्यू 1 होगी, तो J की वैल्यू 1 - 1 0, 1 + 1 2, तो यहाँ पर होगा 0 1 2। तो निकाल के देख लो, यहाँ पर ये होगा 3P0 3P1 और 3P2, ये यहाँ पर हो जाएगा। इसके लिए देख लो, इसके लिए भाई S की वैल्यू तो हो गई 0, क्योंकि 2S + 1 = 1 आ रहा है, तो S = 0 आएगा। L की वैल्यू G के लिए हो जाएगी 4, तो क्या देखो 0 SPDFG 0 1 2 3 4 4, L की वैल्यू 4, तो J की वैल्यू कुल मिलाकर L - S to L + S, तो 4 ही होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर केवल ये बनेगा 1G4, ठीक है। फिर इसकी बात करें, इसकी तो यहाँ पर देखो S की वैल्यू तो यहाँ पर हो जाएगी कितनी? 0। L की वैल्यू की बात करें तो 2, तो S की वैल्यू तो 0 है, तो L की वैल्यू 2, तो कुल मिला के J की वैल्यू 2 आएगी, तो यहाँ पर होगा 1D2। इसकी बात करें, S की वैल्यू 0 और L की वैल्यू भी 0 इसके लिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर होगा 1S0, ये होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? अब देखो यहाँ पर जो जितनी भी टर्म है उनको अपने इंक्लूडिंग J वैल्यू देख लिया। अब देखो इंक्लूडिंग J वैल्यू की बात करेंगे तो इसमें स्प्लिटिंग होगी ना, इसमें कितने माइक्रोस्टेट होगी? 2J + 1 के अकॉर्डिंग 5 माइक्रोस्टेट। यहाँ पर माइक्रोस्टेट कितनी होगी? 5। यहाँ पर माइक्रोस्टेट कितनी होगी? 9 हो गया ना, सॉरी 7। 2J + 1 3 × 2 + 3, यहाँ पर 2J + 1 है ना, 2 × 3 + 1 7, यहाँ पर 2 × 4 + 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 0 + 1 = 1 होगा। यहाँ पर 2 × 1 + 1 इक्वल यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 × 1 हो गया ना, 2J की जगह 1 करो +1 = 3, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 × 2 + 1 यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर इसी तरह से 9 हो जाएगा, यहाँ पर इसी तरह से 5 हो जाएगा, यहाँ पर इसी तरह से 1 हो जाएगा। अब इनको जोड़ के देखो आप, यहाँ पर माइक्रोस्टेट टोटल कितने? टोटल माइक्रोस्टेट जोड़ के देख लो, देखो 5 + 7 12 हो गया, 9 21 हो गया, यहाँ पर हो गया भाई 21। इसके लिए देखो आप, इसके लिए कितना हो जाएगा? 1 + 3 4 4 + 5 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 9। इसके लिए देखो आप, इसके लिए तो 9 नहीं आ रहा है, इसके लिए 5 आ रहा है, इसके लिए 1 आ रहा है। अब आप सम करो कितना हो रहा है, देखो 21 + 9 + 9, यहाँ भी 9 है, +5 + 1 जोड़ के देखो 30 39 44 45, यहाँ पर हो गया 45। तो अब कुल मिलाकर पूरा जो मैप है एक तरह से वो आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। D2 के अंदर इतने एनर्जी लेवल है 1 2 3 4 5, ये जो एनर्जी लेवल है इनके अंदर ये सब एनर्जी लेवल है। इसमें 1 2 3 सब एनर्जी लेवल है, इसके अंदर भी 3 सब एनर्जी लेवल है, इसके अंदर कोई सब एनर्जी लेवल नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो सब एनर्जी लेवल है इसके अंदर छोटे छोटे 5 एनर्जी लेवल है, इसके अंदर छोटे छोटे 7 एनर्जी लेवल है, इसके अंदर छोटे छोटे 9 एनर्जी लेवल है। ये जो छोटे छोटे एनर्जी लेवल है, जो लास्ट स्प्लिटिंग होती है एनर्जी लेवल की, जो लास्ट स्प्लिटिंग होती है एनर्जी लेवल की, यही माइक्रोस्टेट है। तो कुल मिलाकर माइक्रोस्टेट चाहे आप यहाँ से निकालो, चाहे आप इन टर्म्स के बेसिस पे निकालो, चाहे आप इनके बेसिस पे निकालो, है ना, रिजल्ट सेम ही मिलता है आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्लियर हो गया होगा कि एक टर्म के लिए माइक्रोस्टेट आप कैसे निकालोगे, एक टर्म के लिए माइक्रोस्टेट कैसे निकालोगे, एक्सक्लूडिंग J वैल्यू और इंक्लूडिंग J वैल्यू। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब देखो एक केस की यहाँ पर अपन और बात कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर बना रहा हूँ मैं D।
ठीक है ना। देखो ध्यान देना, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन with zero total spin, देखो विद जीरो टोटल स्पिन का मतलब है यहाँ पर हो गया, देखो ध्यान देना, डेट इज इन केस ऑफ एस इक्वल जीरो। मतलब यहाँ पर क्या है, जो रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू को आपको जीरो मानना है। अगर हम रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू को जीरो कर दे किसी कन्फिग्रेशन के लिए, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होगी, वो ये है। ये क्या है, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है ये, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। तो यदि रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी कर दे, हम जीरो कर दे, तो उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होगी, इसके बारे में बात करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलो देखते हैं यहाँ पर करें। चलो एक केस यहाँ पर मैं बताता हूँ। जैसे एग्जांपल यहाँ पर अपन लेते हैं D2 कन्फिग्रेशन। देखो D2 कन्फिग्रेशन के लिए टोटल माइक्रोस्टेट आपको पता है इसे कितनी, टोटल माइक्रोस्टेट्स इक्वल कितनी, 45। लेकिन अगर हम यहाँ पर रिजल्टेंट स्पिन को जीरो कर दे तो उस कंडीशन में माइक्रोस्टेट 45 नहीं आती, माइक्रोस्टेट की संख्या कम हो जाएगी। माइक्रोस्टेट की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? देखो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसको कैसे करेंगे, देखो जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का आपको बढ़ना है, इसके अंदर कैसे भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ना है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स का आप कैसे बढ़ सकते हो, जैसे इसमें ऐसे भर दो। अगर आप ऐसे बढ़ते हो तो एस की वैल्यू हमेशा जीरो होनी चाहिए। भाई 2 इलेक्ट्रॉन को जब आप भरोगे ना तो एस की वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, जीरो, क्योंकि हमने कहा ना यहाँ पर टोटल स्पिन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। देखो इस केस में मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया माइक्रोस्टेट, टोटल माइक्रोस्टेट 45, बट when s इक्वल जीरो देन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट अब कितनी होगी, देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। अब आपको दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से बढ़ना है हमेशा कि उनकी स्पिन अपोजिट रहे, क्योंकि इनकी स्पिन अपोजिट रहेगी तो s इक्वल जीरो आ जाएगा। मतलब अब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को यू नहीं भर सकते, क्योंकि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को यू भरोगे तो प्लस आप 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। एस की वैल्यू तो हमेशा आपको कितने रखने, जीरो रखनी। मतलब डी ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को कितनी बार कितनी प्रकार से भरा जा सकता है, और प्रत्येक टाइम एस की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि डी ऑर्बिटल्स के अंदर एस की वैल्यू जीरो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स कितनी प्रकार से भरा जा सकता है, वही यहाँ पर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होगी एस इक्वल जीरो के केस में। समझ में आ गया होगा क्या बोला, डी ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को कितने प्रकार से भरे कि प्रत्येक टाइप में एस इक्वल जीरो हो, वही यहाँ पर अपना आंसर होगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स विद जीरो टोटल स्पिन, वो होगा यहाँ पर। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स बनना है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ भर सकते हो, ये 1 केस, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ भी भर सकते हो इस अपोजिट स्पिन के साथ 2 केस। तो देखो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हो, यहाँ भर सकते हो, यहाँ भर सकते हो, यहाँ भर सकते हो, यहाँ भर सकते हो। कितने केस बन गए भाई, 5 केस बन गए। कितने केस बन गए, 5 केस। अब देखो दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको बढ़ना है, 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बढ़ दिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ बढ़ सकते हो अपोजिट स्पिन के साथ। ध्यान देना स्पिन तो अपोजिट ही रखनी है, क्यों, क्योंकि आपको एस की वैल्यू जीरो करनी, प्लस आप माइनस आप जीरो। तो 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ बढ़ दिया, दूसरे को यहाँ बढ़ सकते हो, यहाँ बढ़ सकते हो, यहाँ बढ़ सकते हो, यहाँ बढ़ सकते हो। तो कितना केस हो गया, एक को यहाँ फिक्स कर दिया, दूसरे को या कितना केस हो गया, 4 केस बन गए। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ आपने यहाँ भर दिया, अब अपोजिट स्पिन के साथ बाकी इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वाला केस तो पहले ले ही लिया। तो कितने केस बने, 1 2 3। फिर इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ भर सकते हो, फिर बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन के साथ यहाँ भर सकते हो, तो कितने केस बने, 2। फिर इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ भर सकते हो, बाकी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन के साथ यहाँ भर सकते हो, ठीक है ना। कितना केस बना, 1 केस। बन रहा ही नहीं बन रहा। अब देखो ध्यान देना, समझना,
फिर अब पहले एक इलेक्ट्रॉन को आप इस पॉसिबिलिटी के साथ बढ़ रहे थे, अब एक इलेक्ट्रॉन को आप इस पॉसिबिलिटी के साथ बढ़ो, तो फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन ये रहेगी, अपोजिट स्पिन के साथ इस इलेक्ट्रॉन को या बढ़ सकते, तो पॉसिबिलिटी 4 होगी। फिर इस इलेक्ट्रॉन को या बढ़ो और बाकी को या बढ़ो, पॉसिबिलिटी 3 होगी। फिर इस इलेक्ट्रॉन को या बढ़ो और बाकी को या बढ़ो, पॉसिबिलिटी 2 होगी। फिर इस इलेक्ट्रॉन को या बढ़ो, बाकी को या बढ़ो, पॉसिबिलिटी 1 होगी। मतलब वापस से रिपीट होगा 4 3 2 1। अब इनको टोटल करो, आप टोटल करेंगे तो देखो कितना होगा, 4 + 3 7, 7 + 2 1, सॉरी 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 और 10 20, 20 + 5 25। तो कहने का मतलब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, अगर हम स्पिन को अपोजिट रखते हुए, मतलब रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू 0 रखते हुए d ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो 25 टाइम्स 25 टाइप्स, मतलब 25 प्रकार से भरे जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो माइक्रोस्टेट होगी ना वो कितनी होगी, यहाँ पर माइक्रोस्टेट्स होगी 25, यहाँ पर माइक्रोस्टेट कितनी होगी 25। तो देखो बट व्हेन s = 0 देन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट = 25। कैसे आया मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, जो है D2 के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको बढ़ने थे, मान के चलो कि D5 का केस हो, यो D5 में तो रिजल्टेंट स्पिन 0 नहीं हो पाएगा। देखो D4 का केस हो, अब D4 के केस में कैसे करोगे भाई, D4 के केस में कैसे करोगे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के केस में 25 आ गया, तो D4 में तो और भी ज़्यादा आएगा नहीं आएगा। तो ऐसे केस में आप भर के तो नहीं देख सकते ना, इलेक्ट्रॉन भर के देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे केस को आप किस प्रकार से सोल्व करोगे उसके बारे में बात करें, चलो देखते हैं यहाँ पर कैसे आपको क्या करना है। देखो ऐसे केस में सोल्व करने के लिए क्या है कि आप सबसे पहले इसके लिए टर्म्स निकाल लो, क्या 3s 3f 3p 3 यहाँ पर 1g 1s 1g हो गया, 1d हो गया, 1p हो गया, गोल ये हो गया s। देखो D2 के लिए ये टर्म है 3f 3p 1g 1d 1s। अब आपको क्या है कि इसके लिए आपको क्या करना है, s = 0 करना है, व्हेन s = 0, ठीक है ना, व्हेन s = 0 माइक्रोस्टेट्स आपको निकालने हैं। कैसे निकालोगे, देखो अगर s की वैल्यू 0 कर दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा भाई, 2s + 1 = 2s + 1 = यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखो अगर आप s की वैल्यू 0 कर दोगे, मतलब यहाँ पर s के स्थान पे 0 रख दोगे, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आप 0 कर दोगे। खुद करने का तरीका क्या है कि अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन भरोगे। तो अगर s की वैल्यू आप 0 कर दोगे तो s की वैल्यू 0 करने के बाद सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि 2s + 1 = 1 होगा। तो कुल मिलाकर देखो ध्यान देना, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, देखो समझना आप यहाँ पर, देखो यहाँ पर समझना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। देखो यहाँ पर समझना क्या होगा, 2s + 1 = यहाँ पर कितना हो गया 1। तो देखो इसके लिए माइक्रोस्टेट कितना हो, 3f के लिए, 3f के लिए माइक्रोस्टेट होगा क्योंकि ये तो हमेशा 1 ही होगा। तो 1 × इसके लिए l कितना होगा भाई, क्योंकि अपन को पता है इसके लिए कैसे निकालते हैं, 2s + 1 2l + 1 ऐसे निकालते हैं ना, क्योंकि अपन ने रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर तो यहाँ पर कितना मान लिया, 0 मान लिया। जब रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर आप यहाँ पर 0 मानोगे तो उस कंडीशन में तो फिक्स हो गया, क्या फिक्स हो गया कि 2s + 1 के स्थान पे तो 1 ही आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो गया 1। अब आपको यहाँ पर 3 नहीं लेना, 3 क्यों नहीं लेना, क्योंकि s की वैल्यू आपने मर्जी से 0 माना है या फिर क्वेश्चन में बोल दिया 0 है, इसलिए 2s + 1 के स्थान पर तो फिक्स हो गया, हमेशा 1 ही लेना है। अब आपको केवल देखना है 2l + 1। देखो l की वैल्यू f के लिए कितनी है, l = यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर होगा 2 × 3 + 1 7, तो यहाँ पर होगा 7। ये इसके लिए माइक्रोस्टेट हो गई, ठीक है। 3f के लिए इतनी हो गई। अब आपको देखना है 3p के लिए। देखो 3p के लिए माइक्रोस्टेट देखोगे तो अब तो आप फिक्स हो ही गया कि 2s + 1 के स्थान पे तो आपको 1 ही रखना है। तो कुल मिला के 1 × l की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, l की वैल्यू इसके लिए होगी यहाँ पर p के लिए होगी 1, तो यहाँ पर होगा क्या, डायरेक्ट लिख दो 2 × 1 + 1, 2 × 1 + 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 = 3। इसके लिए माइक्रोस्टेट कितने हो गए 3। फिर बात करें अपन किसकी, बात करें 1g की, तो यहाँ पर होगा 1g। 1g के केस में देखो माइक्रोस्टेट, देखो 2s + 1 के स्थान पे तो 1 आ जाएगा,
एल की वैल्यू यहाँ पर होगी 4, तो यहाँ पर होगा 2 × 4, 2 × 4 + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, तो यहाँ पर होगी 9 माइक्रोस्टेट। फिर बात करें अपन किसकी, 1D की, तो देखो 1D के केस में माइक्रोस्टेट कितने हो गए भाई, 1D के केस में माइक्रोस्टेट कितने होगी, देखो 2s + 1 के स्थान पे 1 रखना है। D की बात करेंगे हम, तो D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, L की वैल्यू होती है 2, तो 2 × 2 + 1 5 लिख दो सीधा ही, तो यहाँ पर होगा 5। फिर बात करें अपन 1s की, 1s यहाँ पर देखना है माइक्रोस्टेट, तो क्या होगा 1 × s के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो 2 × 0 + 1 = 1 होगा, तो यहाँ पर होगा 1। अब देखो ध्यान देना, कुल मिलाकर अगर D2 की बात करें तो D2 में ये टर्म सिंबल्स है, D2 के केस में ये सभी टर्म सिंबल्स है, यहाँ पर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, D2 के केस में ये टर्म सिंबल्स यहाँ पर होंगे, ये टर्म सिंबल्स। अब इन टर्म सिंबल्स में अगर मैं s की वैल्यू को 0 मानते हुए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के कैलकुलेशन करूंगा, तो यहाँ पर 7 आएगी इसके लिए 3 आएगी, इसके लिए 9 आएगी, इसके लिए 5 आएगी, इसके लिए 1 आएगी। तो कुल मिलाकर D2 के लिए अगर मैं टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट देखता हूँ इसकी वैल्यू 0 करते हुए, तो आपको इन सभी के लिए जो माइक्रोस्टेट आई है उसका सम करना है। चलो करके देखते हैं, यहाँ पर अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ आपके। यहाँ पर देखो दोस्तों, टोटल माइक्रोस्टेट्स फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन व्हेन s = 0, तो कितनी होगी, जोड़ के देखो, माइक्रोस्टेट्स इक्वल इसके लिए कितने हो गई भाई, इसके लिए हो गई 7, प्लस इसके केस में कितने हो गई 1 हो गई, सॉरी 3 हो गई 3, इसके केस में कितने हो गई 9 हो गई, इसके केस में कितने हो गई 5 हो गई, इसके केस में कितने हो गई 1 हो गई। जोड़ के देखो कितने आ रहा है, जोड़ के देखो 7 + 3 10, 10 + 9 19, 19 + 5 24, 24 + 1 25। देखो अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखो D2 के केस में हमने देखा था कि 5d ऑर्बिटल्स के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार से भरना है कि प्रत्येक बार रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू 0 आए। मतलब जब भी आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे तो उनका स्पिन अपोजिट ही रखना है, चाहे दोनों इलेक्ट्रॉन को आप सेम ऑर्बिटल में भरो चाहे अलग अलग ऑर्बिटल्स में भरो। अगर इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स भरते हो तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स आप 25 प्रकार से भर सकते हो। तो इसका मतलब है कि अगर s की वैल्यू 0 रखते हुए इसके लिए माइक्रोस्टेट अपन देखते हैं तो ऐसी 25 माइक्रोस्टेट है जहाँ पर s की वैल्यू 0 होगी। ध्यान देना D2 के केस में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट तो 45 है। ध्यान देना क्या बोला, D2 के केस में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट तो कितने 45 है, लेकिन इन 45 माइक्रोस्टेट में से ऐसे माइक्रोस्टेट जिनके लिए s = 0 है, जिनके लिए s = 0 है उनकी संख्या 25 होगी। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। मेरे हिसाब से अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, चाहे कुछ भी हो, SN हो, यहाँ पर PN हो, चाहे DN हो या FN हो, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, जब भी आप s = 0 के लिए इनके लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट की कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या करना है, जो भी कन्फिग्रेशन आपको दे रखा है सबसे पहले उनके लिए आप टर्म डिसाइड कर लो। अब जो भी टर्म आप डिसाइड करोगे, जैसे D2 के केस में हमने डिसाइड करी थी, उस टर्म में आप क्या कि s = 0 करते हुए सभी टर्म के लिए माइक्रोस्टेट निकाल लो, फिर उन माइक्रोस्टेट्स का आप सम कर लो, आ जाएगा आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन भर भर के तो नहीं देख सकते भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भर भर के देखोगे तो एक भी जगह पर मिस्टेक हो गई तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर आप इस फॉर्मूले को काम में ले सकते हो। तरीका आपको मिल गया क्या करना है, जो भी कन्फिग्रेशन आपको दे रखा है सबसे पहले आप उसकी ये दिखा लो टर्म, फिर प्रत्येक टर्म के केस में s = 0 मानते हुए आप 2s + 1 2l + 1 के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकाल लो और लास्ट में सभी का सम कर दो, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ जाएगी s = 0 करते हुए। मेरे हिसाब से किसी को अब कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस में सोल्व करके आपको बताता हूँ। देखो जैसे मान के चलो केस ये है, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं हम। देखो ध्यान देना, P1D1 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। आपको देखना है
देखो माइक्रोस्टेट्स कितनी होगी, वेन एस इक्वल 0, मतलब रिजल्टेंट टोटल स्पिन को 0 करते हुए अगर आप इसको माइक्रोस्टेट देखोगे तो कितनी होगी, ये मतलब करने के मतलब इसकी टोटल माइक्रोस्टेट तो अपन को पता है, कैसे निकालोगे, P1 के केस में 6, D1 के केस में 10, टोटल तो 60 है, इसकी टोटल माइक्रोस्टेट तो कितनी 60 है, लेकिन 60 माइक्रोस्टेट में से ऐसी माइक्रोस्टेट कितनी है जिनके लिए एस इक्वल 0 है, वो आपको देखना है। समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए जो तरीका बताया उसको फॉलो करो। क्या तरीका है, देखो P1 के लिए टर्म हो गया, P1 के लिए टर्म हो गया 2P, टर्म निकालना था आपको। D1 के लिए टर्म हो गया 2D, D1 के लिए टर्म हो गया 2D। अब देखो एस इक्वल 0 करते हुए माइक्रोस्टेट देखनी है, तो एस इक्वल 0 वेन, यह अलग से बता देता हूँ, 2P देखो माइक्रोस्टेट्स वेन एस इक्वल 0, जब एस इक्वल 0 मानते तो माइक्रोस्टेट क्या होगी, माइक्रोस्टेट्स इक्वल होगी, देखो एस इक्वल 0 होगी तो 2s + 1 तो 1 होना ही है, प्लस 2l + 1, 2s + 1, 2l + 1 पूरा लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एस इक्वल 0 आपने कंसिडर कर लिया, मर्जी से हो या नहीं हो आपने तो कंसिडर कर लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी जगह हो गया 1, l के स्थान पर p के लिए हो जाएगा 1, तो यहाँ पर होगा 2 × 1 + 1, 2 × 1 + 1, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, 2D के लिए देख लो, 2D के लिए माइक्रोस्टेट देखने हैं आपको एस इक्वल 0 होने पर, तो कुल मिला के एस इक्वल 0 है तो 2s + 1 तो 1 ही आना ही है। D के लिए L की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 × 2 + 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो गई। तो कुल मिलाकर अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो देखो ध्यान देना, इसके लिए माइक्रोस्टेट कितनी हो गई, इसके लिए माइक्रोस्टेट हो गई कितनी 3, और इसके लिए माइक्रोस्टेट कितनी हो गई, इसके लिए माइक्रोस्टेट हो गई 5। ध्यान देना ये माइक्रोस्टेट कब है, व्हेन एस इक्वल 0, जब आप एस इक्वल 0 मानोगे तब माइक्रोस्टेट है। समझ में आ रहा है यार? तो कुल मिलाकर इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको माइक्रोस्टेट देखनी है ना, तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ 100 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर P1 D1 कॉन्फ़िगरेशन व्हेन s इक्वल 0। इस केस में इसके लिए माइक्रोस्टेट कितने होंगे, तो कैसे करोगे भाई सॉल्व, आप करोगे यहाँ पर माइक्रोस्टेट्स इक्वल, इसके लिए तो कितनी आ रही थी, P1 के केस में 3 आ रही है, और D1 के केस में कितने आ रही है, 5 आ रही है, तो यहाँ पर होगा 3 × 5 = 15। करने का मतलब है अगर मैं डायरेक्ट इसके लिए माइक्रोस्टेट देखता हूँ तो P1 के लिए 6, D1 के लिए 10, तो टोटल हो रही है 6 × 10 60। जो टोटल 60 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बनती है इसकी, उन टोटल 60 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट में से 15 माइक्रोस्टेट ऐसी है जिनमें s इक्वल 0 होगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है, किसके लिए टोटल जो 60 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बनती है उनमें से 15 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऐसी है जहाँ पर s इक्वल 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट है कुल मिलाकर। अब मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कोई प्रश्न पड़ता, क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होता। क्वेश्चन टफ तब लगता है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। एक बात आपको समझा देता हूँ, जैसे माइक्रोस्टेट है, माइक्रोस्टेट चाहते तो अपन यहाँ पर 5 से 10 मिनट के अंदर इस टॉपिक को ख़त्म कर सकते हैं। अपन 5 to 10 मिनट में कैसे ख़त्म कर सकते हो कि माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला हो गया भाई फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m - n फैक्टोरियल, ये हो गया। एक आध क्वेश्चन करा दिया P2 P3 कुछ का, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपको P1 D1 के लिए बता दिया, फिर टर्म के लिए फॉर्मूला लिख दिया, एक क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिया। मैक्सिमम 5 to 10 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाता चैप्टर, ठीक है ना। लेकिन मैंने बताया ना उस तरह से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। आपके दिमाग में केवल कन्फ्यूजन रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूँ कि जिसको पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ज़िंदगी में कभी भी आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ गया होगा। अब देखो बात करते अपन वापस दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। जैसे अपन बात कर लेते हैं, जैसे सपोज कर अपन बात करते हैं P2 D2 कन्फिग्रेशन ले लेते हैं। इसमें आपको देखना है माइक्रोस्टेट देखनी है, कितनी होगी, व्हेन
एस इक्वल 0। रिजल्टेंट स्पिन को 0 करते हुए, टोटल स्पिन को 0 करते हुए देखे तो इसकी कितने माइक्रोस्टेट होगी भाई? अगर इसकी टोटल माइक्रोस्टेट अगर देखता हूँ मैं, टोटल माइक्रोस्टेट, तो टोटल तो कितने होगी? P2 में होगी 15, D2 में होगी 45, मल्टीप्लाई करोगे 675, टोटल माइक्रोस्टेट तो कितने होगी इसकी? 675 होगी। लेकिन इनमें से ऐसी माइक्रोस्टेट कितनी होगी जिनके लिए एस इक्वल 0 होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करोगे भाई? इसके लिए टर्म बना लिया। इसके लिए टर्म बनाओगे तो कौन कौन से? इसके लिए 3f 3p 1g 1d 1s हो गया। यहाँ पर एस इक्वल 0 करने पर वेन एस इक्वल 0 तो माइक्रोस्टेट यहाँ पर आती है 25 को करके हमने देख ले, दोबारा करने की जरूरत नहीं, अभी देखा था थोड़ी देर पहले। अब केवल P2 के लिए देख लेते हैं। P2 के लिए टर्म देखो आप कौन कौन सी है। P2 कन्फिग्रेशन के लिए टर्म कौन कौन सी है? देखो P2 कन्फिग्रेशन के लिए टर्म या तो आप टेबल बनाकर निकालो एल मैक्स एस मैक्स से, है ना, या आप डायरेक्ट अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट आप काम में ले लो। 3p 1g यहाँ पर हो गया 1d 1s। इसके लिए टर्म कौन कौन सी होगी भाई? P2 के लिए टर्म कौन कौन सी होगी जो आपको भी बता दी। कौन कौन सी टर्म है P2 के लिए? P2 के लिए यहाँ पर टर्म हो गई भाई कौन से? 3p 1d 1s। कौन कौन सी टर्म हो गई? 3p 1d 1s। ये P2 के लिए टर्म हो गई। अब यहाँ पर माइक्रोस्टेट देखो माइक्रोस्टेट कितनी होगी यहाँ पर? वेन एस इक्वल 0 माइक्रोस्टेट, इसकी भी निकाल लो पहले, कितनी होगी? चलो निकालो। एस इक्वल तो 0 करना है तो 3p, इसके लिए माइक्रोस्टेट होगी माइक्रोस्टेट इक्वल 2s प्लस 1 के स्थान पे तो 1 ही रखना है। और l की वैल्यू होगी यहाँ पर, l की वैल्यू 1 तो 2 × 1 प्लस 1 यहाँ पर 3, इसके लिए 3 हो जाएगा। ये 2l प्लस 1 की वैल्यू हो गई और ये 2s प्लस 1 की वैल्यू होगी। 2s प्लस 1 के स्थान पे 3 नहीं रखना, क्यों? क्योंकि s आपने 0 मान रखा है यहाँ पर, इसलिए फिक्स हो गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको हमेशा 1 ही रखनी है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमेशा 1 ही रखनी है, क्यों? क्योंकि आपने इसकी वैल्यू को 0 कंसिडर कर लिया है। समझ में आ रहा है? फिर बात करें 1d की, फिर बात किसकी करें? 1d की करें, ठीक है ना। देखो अगर 1d की अपन यहाँ पर बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? 1d की यहाँ पर बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई? ठीक है ना। देखो 1 × इसके लिए l की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पर होगा 2 × 2 प्लस 1 5, तो यहाँ पर हो गया 5। समझ में आ रहा है? फिर बात करें अपन किसकी? अपन बात करें यहाँ पर नेक्स्ट केस हो गया कौन सा? 1s की, तो यहाँ पर होगा 1 × इसके लिए 2l प्लस l की वैल्यू 0 है तो 2l प्लस 1 इक्वल 1 होगा। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया भाई? टोटल आ गया 3 + 5 + 1 इक्वल 9। तो कुल मिलाकर इसके केस में जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हो गई वो कितने हो गए? 9 हो गई। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इसके लिए 9 आ रहा है, इसके लिए कितना आ रहा है? 25। तो कुल मिलाकर टोटल माइक्रोस्टेट्स एस इक्वल 0 पर माइक्रोस्टेट इक्वल होगी कितनी? इसके लिए तो भाई 9 आ गया, इसके लिए कितना आ गया? 25 आ गया। तो 9 × 25 इक्वल यहाँ पर होगा 225। ये तो कुल मिलाकर इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, कितनी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इसकी? 675। इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है कितने? 675। उन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट में से ऐसे माइक्रोस्टेट जिनके लिए s इक्वल 0 हो उनके नंबर होंगे 225। ध्यान देना, इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है ये उनमें से ऐसे माइक्रोस्टेट जहाँ पर s इक्वल 0 होगा उनकी संख्या कितने होगी? 225 होगी। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तब सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोस्टेट क्या होती है, माइक्रोस्टेट के बेसिस पर किस किस तरह के केस बन सकते हैं, उनको आपको कैसे सॉल्व करना है। किसी को किसी प्रकार का भी यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? चलो करो इसको कंप्लीट नोट।